अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। आपको ये बिल्कुल इस वक्त इल्म हो गया होगा मैं कहाँ मौजूद हूं। ये एक पोल्ट्री शेड है, ब्रायलर फार्मर का शेड है, खाली पड़ा है। खाली क्यों है? बेशतर फार्म्स खाली हो रहे हैं, जहाँ जहाँ से पिकिंग हो रही है उसके बाद दोबारा फ्लॉक नहीं डाले जा रहे। वजूहात चंद ये हैं कि नए आने वाले जो वफाकी बजट है, फाइनेंस बिल है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। सबसे पहले एक दिन का चूज़ा 10 रुपये उसके ऊपर ऐड ऑन किया गया है और कमोबेश एक दिन का चूज़ा डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। अगर उससे हट के फीड की तरफ आएँ तो वहाँ 150 रुपया सेल टैक्स पहले ऐड कर दिया गया। उसके साथ ये 2 लाख रुपए की जो शर्त वफाकी हुकूमत की फाइनेंस बिल के अंदर रखी गई, जिसके अंदर लेन देन के बहुत सारे मसाइल, हर तरफ से आवाज़ उठ रही है, वहाँ ये भी उसके ज़ेर से आता है। फिर 37A और 37B इन पे भी इम्प्लीमेंट होता है। इसलिए एक ऐसी सनत जो कि छोटे कारोबारी से बड़े कारोबारी तक मुंसलिक है, ये पूरी सनत है, सस्ता प्रोटीन है जो कि इस वक्त सस्ता कम और महंगा ज़्यादा नज़र आता है। आए रोज़ इसके ऊपर फार्मूले आजमाए जा रहे हैं। हम प्रोग्राम करते हैं, कभी तो ये कहा जाता है कि ख़ास जो गोश्त है वो गोश्त की कीमत पे बिकेगा, ज़िंदा नहीं बिकेगा। फिर ये कहा जाता है, नोटिफिकेशन आता है कि ज़िंदा बिकेगा, गोश्त नहीं बिकेगा। अब दोबारा से गोश्त की तरफ जाया जा चुका है, लेकिन साथ बिमा पोटा कलेजी और सफाई एग्जम्प्ट कर दी गई है, पोटा कलेजी इंक्लूड कर दिया है कि दुकानदार सफाई जो है उसका कटौती करेगा। ये हालात वाक़या जो इस वक्त चल रहे हैं। एक शेड में मौजूद हैं जहां 30,000 का फ्लॉक डाला जाता है, बड़ा शेड जिसे कहते हैं। डबल स्टोरी है, एक 30,000 है, नीचे 30,000 है। मैं ऊपर से आगाज़ कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको ये सिर्फ बावर करवा सकूं कि एक बड़ी इंडस्ट्री, बड़े लोग और बड़ी तादाद में मुंसलिक लोग इससे मुंसलिक हैं, क्योंकि इसकी लेबर है, चूज़ा डलना है। लेकिन एक जो फार्मर है वो कहता है महज 10 रुपये से सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक फ्लॉक के ऊपर 3-3 लाख ज़्यादा जो है वो डालना पड़ रहा है। और अगर वो इसी को डबल शेड के ऊपर लेके जाए तो 6 लाख, और अगर 4 शेड हैं तो ये 12 लाख। इसका सरप्लस इतना हो चुका है कि उसके पास कारोबार करना नामुमकिन है। हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं, एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक फार्मर दोस्त मौजूद हैं, इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और फिर चीज़ों को लेकर जो है असर इन्हों आगे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कितने फार्म्स का कारोबार कर रहे हैं आप? मेरे पास 4 शेड हैं, 2 साइट्स हैं। तो जो हमारी हुकूमत वक्त से जो अपील है कि ये काम को दिन ब दिन मुश्किल किया जा रहा है। ये पहले मज़दूर आदमी और मेहनत कश आदमी का काम था कि वो इसके अपने बच्चों की रोज़ी रोटी से कमा लेता था। लेकिन अभी ये दिन ब दिन कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जा रहा है कि बड़ी फार्मिंग, बड़ी कंपनीज की तरफ जा रहा है। फार्मर से ये लुकमा छीना जा रहा है। उसके आए दिन उसके ऊपर टैक्स आयद कर दिए जाते हैं। अगर कोई उसको सर्वाइवल कुछ बनता है किसी शॉर्टेज की वजह से, वो आया तो किसी डिज़ीज़ की वजह से, वो किसी भी शॉर्टेज की वजह से अगर कोई बना है या खपत ज़्यादा हो गई है, तो गवर्नमेंट डंडा लेके हमारे पीछे आ जाती है कि आप रेट ऊपर चले गया है, आप लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन जब फार्मर का उसको कोई देखने वाला नहीं, पहले दिन उसको चूज़ा जो डे फर्स्ट का चूज़ा है जो उसका कोई रेट मुतय्यन नहीं है, वो 250 डबल सेंचुरी कर जाए, वो ट्रिपल सेंचुरी कर जाए, वो सिंगल पे आ जाए, उसका कोई कुछ चेक करने वाला नहीं है कोई। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने 10 रुपये का हिसाब से ऐड ऑन टैक्स किया कि चलें जो हैचरी वाले उनको ज़रा काबू किया जाए, पता चले कितना चूज़ा बिकता है। लेकिन वो 10 रुपये आप लोगों को कितने वजनी पड़े? पढ़ने तो उधर थे, लेकिन वो सुना ये जा रहा है कि ये भी आप लोगों को पड़ गए। ये जी हमें पड़े हैं, हमें उन कोई भी इधर बंदा नहीं देता। जो भी इधर हमारी बड़ी बेड़ें और मोटी बेड़ें इकट्ठी, ये किसी को खुद तो ये देते ही नहीं है। ये तो वाम का जुलूस ही निकालते हैं, जितना निकले जूस उसका निकालते हैं। ये कितने सालों से हमें कारोबार कर पेश रहे हैं करें। मेरी तकरीबन पैदाइशी पोल्ट्री से 91 से मेरी पैदाइश है, और बड़े पोल्ट्री वो तब से ही कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये हालात पहले कभी पैदा हुए जिससे बहुत ही ऐसा कारोबार देख के लोग इधर आना शुरू हो गए कि हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोगों ने हर कारोबार समेटा इधर आए, फिर इतना जमे गफीर हुआ कि लोग निकलते गए, बहुत लोग निकल गए। अभी भी गवर्नमेंट का वो कहते हैं होला हाथ नहीं आया। अभी जो मेरे साथ जो पोल्ट्री फार्म्स को जो कर रहे थे, जो मेरे बुज़ुर्गों के साथ लोग फार्मिंग ओपन शेड कर रहे थे, कोई बंदा इस काम में नहीं, सिर्फ हम ही रह गए हैं। लेकिन हमें भी अभी सर्वाइवल मुश्किल है, शेड खाली पड़े हुए हैं, कोई बंदा जैसे मर्जी देखे, हम बिल्कुल फ़र्क बैठे हुए हैं। अखराजात कितने बढ़ गए हैं अगर देखा जाए तो लाखों में बढ़े हैं अखराजात, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस बने। चूज़े की मद में जो अभी जिन्होंने 10 रुपये लगाया है, ये 6 लाख रुपये एक डबल उसका बनता है। और जो फीड के लगाए हैं कोई पर बैग 150 रुपया, इससे भी तक 9 लाख एक शेड की कॉस्ट बढ़ गई। तो ये 6 और 9 ये सिर्फ बचत ही थी, वो भी एग्जम्प्ट हो रही है। ये बचत से ही जा रहा है, एग्जैक्ट मार्केट तो वही है।
जो लेने वाला खरीद जो बायर है उसकी शक्कत वही है, जब उसकी शक्कत से ऊपर जाते हैं वो ब्रेक कर लेते हैं, रेट नीचे आ जाता है और आप लोगों को फिर वहीं और पे वही नुकसान का फार्मर अपना नुकसान ही कर रहा है। क्या हल है कि इस कारोबार को चलने दिया जैसे न्यूट्रलाइज करें, ये खुद अपनी कीमतों का तयन करें, इनको गवर्नमेंट कैपिंग से आज़ाद करें? गवर्नमेंट अपनी कैपिंग अगर करनी चाहती है तो गवर्नमेंट पहले आके इसको पूरा वॉच करे। ये नहीं है कि इसी वाले बंद कमरों में बैठ के इसके लिए असूल बना दिए जाए और कानून बना दिए जाए वापस जो आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा सकते, ना करवा सकेंगे। फिर यही होगा कि फिर ये कंपनीज के पास, कॉर्पोरेट सेक्टर के पास चले जाएगा, फिर तो वो अपनी मनमानी करेंगे, फिर वो पैकिंग पे जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर एक बड़ा मरकज़ है कमालिया। हमारे नुमाइंदे रिजवान वहाँ मौजूद हैं, वो भी पोल्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदगान के साथ मौजूद हैं। मौक़िफ़ जानते हैं कि वहाँ सूरत हाल क्या है और फिर वापस आएंगे ब्रेक की तरफ और फिर वापस दोबारा आएंगे तो फैसलाबाद के हवाले से आपको अपडेट जो चीज़ें हैं वो सर दिखाएंगे। यहाँ जो PPA के मर्सी नुमाइंदगान है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिलाल, पिछले दिनों वाइस चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन पाकिस्तान मलिक मोहम्मद शरीफ के साथ भी हमारी इसी मौजू पर गुफ्तगू हुई थी, तो उनका भी यही कहना था कि 10 रुपये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक दिन पे चूजे पर लगाई गई है, जिससे आम आदमी भी शदीद जो है वो उसको भी जो है फ़र्क पड़ेगा। तो हमारे साथ सूबाई असम्बली के जो कैंडिडेट हैं वो भी मौजूद हैं, चौधरी शाहिद इकबाल गुजर साहब, और पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है। इनसे बात करेंगे कि फार्मर्स को भी कुछ असर पड़े। चो साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ये बताइएगा कि 10 रुपया जो टैक्स लगाया गया है एक दिन के चूजे पर, ये अवाम के लिए कितना मुफीद है और कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, और आपको भी कुछ इफेक्ट्स होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो हमारे साथ तकरीबन 2 साल से बल्कि 1.5 साल से जुल्म हो रहा है पोल्ट्री के साथ, इससे पहले हमारे साथ कभी ये ऐसा नहीं हुआ। पहले यहाँ पे सेल टैक्स लागू किया गया। दुनिया में फूड आइटम पे सेल टैक्स बहुत कम होता है और ख़ास तौर पे पोल्ट्री में दुनिया में कहीं भी इतना ये टैक्स नहीं है जितना हम पे कर रहे हैं। अब ये चिक्स पे लगा रहे हैं, ये डायरेक्टली वहाँ पे लग रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि आप चेक कर लें पूरे पाकिस्तान में, वहाँ जो आपको एक नंबर चीज़ मिल रही है और जो प्रोटीन की शक्ल में है वो चिकन और अंडा है और सस्ता मिल रहा है। तो ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि पाकिस्तान में जो एक अच्छी प्रोटीन है आप उसको सस्ता रहने दें। ये 10 रुपये का जो टैक्स लगा रहे हैं ये हम पे जुल्म है, इसको वापस लिए जाए ताकि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़े भी और आम आदमी को जो सस्ती प्रोटीन मुहैया भी हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि किस हद तक जो है आम आदमी मुतासर हो सकता है, क्योंकि अगर एक दिन के चूजे पर 10 रुपये टैक्स लगाया गया है तो जब बिल्कुल वो तैयार हो जाता है जो जानवर है तो तब कितना होगा? नहीं जी, मैंने कहा ना ये डायरेक्टली अवाम पे असर है। ये 10 रुपये का 10 रुपये नहीं है, ये करोड़ों रुपये टैक्स लगता है। और इससे हमारा, हम पहले भी ये कह चुके हैं कि जो पोल्ट्री हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पाकिस्तान में जो पोल्ट्री है ये इंटरनेशनल लेवल की पोल्ट्री है। बड़े अच्छे यहाँ पे बड़े बड़े फार्म तैयार हुए हैं, करोड़ों रुपए फार्मों पे लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हुई है। तो ये छोटे छोटे टैक्स जो है ये आपको छोटे छोटे लग रहे हैं, ये बेसिकली तौर पर बहुत टैक्स है। 10 रुपये बहुत बड़ा टैक्स है। तो बहरहाल मेरी आखिर में यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जी आवाम पे बोझ न डालें और इसको फौरी वापस लिया जाए ताकि हम ये जो हमारा चिकन और अंडा है ये सस्ता हम लोगों को तक पहुंचा सकें। बिल्कुल, जैसे मैं बात सुनी कि फार्मर भी खासे परेशान दिखाई देते हैं, उनका भी यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है हुकूमत की जानिब से जो टैक्स आयद किया गया है इसको वापस लिया जाए, ताकि जो है इसका ज़्यादातर असर जो है जहाँ पर फार्मर जो है वो तबाही के दहाने पर खड़ा होगा, तो वहीं पर जो आम आदमी की पहुँच से जो सस्ती प्रोटीन है वो भी जो है दूर होती हुई दिखाई दे रही है। कहते हैं हमारे साथ पोल्ट्री के वाबस्ता लेबर मौजूद हैं जिनका काम भी यही आता है और बरसरे रोज़गार भी इसकी वजह से हैं। सबसे सुपरवाइज़र मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या नाम है? अब्दुर्रज़्ज़ाक़। क्या सूरत हाल है इस वक्त पोल्ट्री शेडों की, मालकान की? सर सूरत हाल ये अभी हालात बहुत ख़राब है भी, चूज़ा महंगा, फीड महंगी, टैक्स लगा है तो 2 महीने तो शेड बंद है तो हुण तरह सानू फार्मर भी कह रहे हैं जी साढ़े को लगा कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है अपना जी, बंदोबस्त कर लो। अपना बंदोबस्त कर लो, ठीक है जी। तो असी माड़े लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ तो सानू रोज़ी मिलेगी। डेफिनेटली जी, फार्मर को कुछ मिलेगा, बचत होगी, वो आगे देगा। आगे आ जाओ थोड़े थोड़े। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, अरसलान। क्या करते हो सर? सर फार्मिंग का काम करता कितने साल हो गए? हूँ। अभी तकरीबन हो गए 10 साल। तो घर कितने हैं खाने वाले? घर खाने वाले सर 10 हैं और कमाने वाले? दो।
दूसरा क्या करता है? वो भी फार्मिंग का ही करता वो भी फार्मिंग करता है। जी। क्या हालात वाक़यात है, खर्चा कैसे चला रहे हो, कितना बचा के ले जाते हो घर? सर यही है ना कि इधर खाना पीना भी इधर मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा रोज़गार यही है, ठीक है। अगर फार्मर को कुछ नहीं बचेगा तो हमें क्या मिलेगा इधर से? हम बेरोज़गार हैं, ठीक है। हम कहाँ के पढ़ाई रहने तो वाले हो? हम इधर फैसलाबाद के रहने वाले फैसलाबाद की है। जी। और 10 खाने वाले हैं और 2 कमाने वाले? 2 कमाने वाले। ठीक हो गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। रिजवान कहाँ से हो? मैं यहाँ से हूँ फैसलाबाद से। जी। कितने साल से करो इस काम से ये वाबस्ता? मुझे तीसरा फ्लॉग यहाँ पर आने लगा। तीसरा व्लॉग। और कोई काम आता है? नहीं और काम नहीं आता। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त, जो अभी ये चूज़ा महंगा हो गया, फीड महंगी हो गई, मालकन बड़े परेशान है, क्या कहोगे? इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि हमें अगर मालिकों को नहीं मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? ऐसे ही है तो घर में रोज़गार नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कमाने वाला मैं एक हूँ, ठीक है। और बहनें हैं, ये बात है बस। कैसे कमाएंगे हम? बिल्कुल जी, इस वक्त परेशानी तो सबको होती है। जो रोज़गार है, जिस चीज़ से वाबस्ता हो, आपको जो हुनर आता हो, उसी हुनर, ये आर्ट है, हर काम आर्ट है, ये आर्ट है। इनको पालना, इनकी देखभाल करना, और किसी को ये नॉर्मल चीज़ें नहीं आती। मुझे को पता है, मुझे 2 साल लग जाएंगे इस चीज़ को समझते हुए, लेकिन जो इससे वाबस्ता हैं उनका बरसरे रोज़गार होना सिर्फ ये है कि ये चलते रहें। ये बंद होंगे तो डेफिनेटली और कारोबार के अंदर बेशतर लोग तो पहले बेरोज़गार फिर रहे हैं। पावरलूम इंडस्ट्री से ऐसे बात करते हैं, यही सूरत हाल उधर थी। आगे आ जाए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताज मोहम्मद, ताज मोहम्मद, कहाँ के रहने वाले हो? फैसलाबाद के रहने वाले। कितने बच्चे हैं? 4। कब से काम कर रहे हो इधर? 2 साल से। 2 साल से। हाँ जी। और कोठी पाली पीछे? नहीं जी, रोटी में से पूरी होती है जी। वो क्यों? हालात- गवर्नमेंट तो समझदी है अमीर ही बहुत है, शैडां वाले ते मजदूर भी बड़े खुशहाल होंगे। कोई नहीं, गवर्नमेंट के अगे अपील है कि फील्ड का रेट कम करें, चूचे दा भी? चूचे का भी रेट कम करें। साडा भी गरीबां का भी रोज़गार जेड़ा अल्लाह पाक चलावे, अल्लाह पाक फार्मर नूं देवे। गवर्नमेंट अपील करने हैं जी, ठीक हो गया। मजदूर तबके दी रहनुमाई करें। ठीक हो गया। ये कह रहे हैं मजदूर तबके की रहनुमाई हो, और ख़ासतौर पर ये देखें यहाँ मैं वही कहता हूँ, जब हालात अच्छे हों ना तो सब चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। जब हालात बुरे, मौशी परेशानियाँ जो हैं वो सबसे पहले मसाइल आपके इर्द गिर्द लेके आती हैं। मजदूर तबका है और बरसरे रोज़गार इसकी वजह से हैं, घर का चूल्हा इसकी वजह से चलता है। हुकूमत वक्त से यही अपील है कि चीज़ों को असर नो मौसर अंदाज में देखा जाए, ना कि सिर्फ थोप थपैये के अंदर आप ये समझें कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, या हमें जो मुशावरत हमारे मशीरों ने दी है वो ठीक है। वो गलत भी हो सकते हैं। स्टेक होल्डर से टेबल टॉक की जाए, उनसे मुशावरत की जाए और फिर चीज़ों को लेकर चला जाए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। ठीक हो गया। हमारे साथ कामन गिलानी साहब मौजूद हैं, जो कि मेंबर पीपीए हैं, और फैसलाबाद में हमें हमेशा जब भी गुफ्तगू करने का मौका मिले तो पोल्ट्री के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं। कामन भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप बल्कि मैं ये कहूँगा तंग करने शुरू कर देते हैं। ये फार्मर्स की आवाज़ बनी है। मैं समझता हूँ कि ये 41 का प्लेटफार्म ऐसा है कि जिन्हें मैं खराज तहसीन पेश करूँ कि ये हमेशा फार्मर्स के हक़ में आते हैं। और इसके अलावा बाकी चैनल्स से मेरा गिला ज़रूर है कि वो एक स्टिकर्स चला देते हैं कि रोना भी नहीं सुनते, स्टिकर्स चला देते हैं कि जनाब जो है चिकन का रेट आसमानों पर इसे पर लग गए। अच्छा, उसके पीछे नहीं ये मामला देखते कि फार्मर जोन सा है वो किस चक्की में से पिस के आ रहा है। अच्छा, अब जिस तरह बिलाल भाई आपने ये बात की, अब एक रोना हमारा हो तो हम आपको बताएं। सबसे पहले जो चूज़ा है, चूज़ा तकरीबन आप कह लें कि 1.5 साल से ये तमाम, मैं अपने दोस्तों को, सुनने वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि वल्लाह आप इस चीज़ पे गौर करें कि 200 रुपये से 250 रुपये से चूज़ा नीचे आ ही नहीं रहा ये 2 साल से। एक चीज़ नोट कर लें। दूसरी चीज़ जो है वो फीड के रेट जो है आप देखें कि 2 साल पहले जो रेट थे उससे 2 गुना ज़्यादा पे चले गए। अच्छा, और उसके अलावा जो 150 रुपया टैक्स फ़ी बैग, जो बोरी, एक बोरी है उसके ऊपर इन्होंने फ़ी टैक्स बैग लगा दिया। अच्छा, वो उससे इनका दिल नहीं भरा। उसके बाद जो है अब इन्होंने क्या किया कि चूज़े पे फ़ी चूज़ा 10 रुपये, जो एक दिन का चूज़ा है उस पर 10 रुपये इन्होंने टैक्स लगाया, जो पड़ना था हैचरी वालों पे। यानी जिन्होंने इस पे इनकम लेनी है या जिन्होंने पैसा कमाना है हैचरी वाले। बेसिकली इसका मकसद ये था कि सब चीज़ों को रेगुलाइज किया जाए, पता चले ये कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना बेच रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, देखा जा सके। अब आप ये देखें कि इन्होंने फ़ी चूज़ा 10 रुपये टैक्स लगा दिया, और जिस दिन इन्होंने टैक्स लगाया उस दिन चूज़े का रेट था 70 रुपये, 80 रुपये। 10 रुपये बढ़ जाना, 10 रुपये बढ़ के वो 90 रुपये हो जाना चाहिए था।
उन्होंने अपना चूज़े वालों ने, हैचरी वालों ने, उन्होंने कहा जी ठीक है हमने हुकूमत को टैक्स देना है। उन्होंने मनमानी करके आज का रेट है चूज़े का 200 रुपये। आज जिस चीज़ पे आज आप इंटरव्यू आज जिस दिन कर रहे हैं, आज चूज़े का रेट 200 रुपये है, एक दिन का चूज़ा। और जो ये आज 10 दिन पहले ऐसे हुआ 5वीं मुहर्रम वाले दिन कि 190 रुपये का चूज़ा था और 180 रुपये का मुर्गी किलो बिक रही थी जो फार्मर से। 190 सर आपके पास रेट लिस्ट हमारे पास है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो 7वीं 8वीं में खपत ज़्यादा हुई, उसकी वजह से डिमांड थोड़ी बढ़ी, तो वो हमारा रेट जो है वो 350 रुपये तक चले गया। अच्छा, अब इसमें एक मसला नहीं है, फार्मर हर जो है वो मामले से लड़ रहा है कि सबसे पहले चूज़ा लेने पे उसे लड़ना पड़ता है, उसके बाद फीड वालों से, उसके बाद मेडिसन की कास्ट इतनी बढ़ गई, उसके बाद बिजली के बिल इतने बढ़ गए जो है अपना कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद अगर आप बेचते हैं माल, अगर बीमारी से बच जाए कोई, अल्लाह ताला जो है वो सेहत तंदरुस्ती से उसे ले जाए, जो है अपना पार ले जाए, तो उसके बाद सेल करते हुए अगर मिसाल के तौर पे रेट निकला रेट कमेटी की तरफ से 350 रुपये, तो जनाब वो लेस 25-30 रुपये चल जाती है, जो ये नामालूम हाथों में चले जाती है, तो जिसका ना आवाम को फ़ायदा ना फार्मर को फ़ायदा है। असल चीज़ें ये हैं जिस पे पता होने के बावजूद किसी को पता नहीं वो कौन है। हाँ, कौन है जो अपना, तो वो बड़े मजबूत हाथ है ना। तो इस वजह से इसमें आप जो है हुकूमत वक्त से गुजारिश ये है कि अगर आपको सस्ता प्रोटीन मिल रहा है, ये अगर चीदा अब ये देखें ना, ये फार्म है बंद पड़ा है, अब लाइट पंखे लेबर हर बंदा जो है अपना इन्वेस्टमेंट इसे हम दे रहे हैं। अब लेबर का 8-10 लाख रुपया तनख्वाहें हैं इनकी, बिजली के बिल हैं, इसकी मेंटेनेंस है, कुछ भी ना करें फार्म बंद भी हो तो हमें 7-8 लाख रुपया ये देना पड़ता है। अच्छा, अगर हम चलाएं तो फिर हमें जो है वो 40-50 लाख रुपया नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो वल्ला अवाम से गुजारिश है कि अवाम इतना, इसमें हमने बहुत शऊर वैसे ले आए हैं आपके वसातत से इंटरव्यू करके लोगों को बता के। अभी बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि जब चीज़ों का इल्म हुआ तो मैंने ये ज़रूर सवाल उठाता हूँ कि जब बी रेट थोड़ा सा 600 क्रॉस करता है, बल्कि डॉक्टर साहब पहले बता देते हैं कि रेट इतना चले जाना है इन देश के जो हालात चल रहे हैं, लेकिन होता क्या है, साथ ही अवाम बाइकआउट चिकन का करते हैं, बाइकआउट चिकन करते हैं। वो जो आप भी दरमियान वाले हाथ कह रहे थे, उनका तो फिर भी मार्जिन उधर ही है, मरेगा फार्मर, मरेगा दुकानदार, या अल्टीमेटली अवाम पिसरी होती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसमें ना फार्मर को जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता। फार्मर का आज तक रेट जो है वो 400 से 425 से ऊपर नहीं गया, वो भी ईद के ऊपर गया था क्योंकि माल बहुत ज़्यादा बीमारी की वजह से कम हो गया था। तो ये आगे जो 650, 700, 800 रुपया रेट है ना, ये हमारी तरफ से नहीं होता। ये इंतज़ामिया को चाहिए एक मेकनिज़म जो है अपना वो क्रिएट करे, बनाए कि जनाब आपकी आड़ती का इतना है, लोडिंग का इतना है, फट्टे वाले का इतना है और गोश्त इतने में पहुंचना है। अभी तक हुकूमत उस कैलकुलेशन करने में नाकाम रही है। वो सारा मुद्दा आ जाता है फार्मर बाई कार्ड, वो जो आपको पता है 20-20 साल पुरानी तस्वीरें लगा के फेसबुक पे, तो वो कहते हैं कि जी वायरस आ गया, ये आ गया। ऐसे नहीं होता। अब जब सस्ता हो तो तब कभी आज तक वायरस आया ही नहीं, जो है अपना जब महंगा हो तो तब वायरस भी आ जाता है। हुकूमत भी आँख और कान और डंडे खड़े कर लेती है। तो हमेशा आप जो है ना वो बुरे वक्त अगर आपने बचाना है तो जो नॉर्मल डेज़ में है उसमें आपको पॉलिसी एक बनानी चाहिए। अब जिस तरह आज मैं फिर बयान कर रहा हूँ कि 200 का चूज़ा है, हुकूमत को चाहिए फौरी इस पे एक्शन ले, एक मेकनिज़म बनाए कि भाई 80 रुपये से ऊपर चूज़ा नहीं बेचना, ठीक है। फीड का रेट जो है ये है, इसके ऊपर इससे ऊपर फीड नहीं बेचनी। लें आप हमसे, मैंने पहली दफ़ा जब चूज़ा डाला था ना 3 रुपये का चूज़ा था और हमारे 1550 रुपये का बैग था फीड का। आज जो है वो 7000 प्लस का बैग है, 200 प्लस का चूज़ा है। तो आप इन चीज़ों, 2 चीज़ों को आप सस्ता कर दें तो आप बेशक 100 रुपये किलो हमसे जो है अपना मुर्गी का गोश्त ले लें। हमने तो वही 2, 4, 5 रुपये अपना प्रॉफिट लेना होता है, जो अगर 400 हो जाए फिर भी वही लेना है, अगर जो है वो 100 रुपये हो जाए फिर भी वही लेना है, बल्कि हमारी कास्ट बढ़ जाती है। अगर आज हमारे पास 100 रुपये चूज़े के पैसे हैं तो वो जो है कल को 200 हो गया तो वो
30 लाख रुपए हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे। तो वो इसलिए अब जो है 200 रुपये का चूज़ा है, उसमें आप देखें कि इसकी कास्ट जब आगे जाके आएगी तो फिर मीडिया ने शोर मचाना है जी मुर्गी को पाल लग गए। अभी से भाई इसे कंट्रोल करें, अभी हुकूमत इस चीज़ को कंट्रोल करे। और ये जो 10 रुपये टैक्स लगाया है, खुदाया इसके नाम पे हुकूमत ने टैक्स कंपनियों को लगाया, हैचरियों को, हमें 130 रुपये चूज़ा उन्होंने बढ़ा दिया है। तो इस चीज़ को देखें। और जो 150 रुपये टैक्स इन्होंने फीड पे लगाया, अभी 150 नहीं 4% अभी टैक्स और इन्होंने जो है अपना वो लगा रहे थे, वो हमारे फार्मर अभी हाई कोर्ट जो है अपना वो गए हुए हैं, स्टे के ऊपर है। तो अगर वो भी बहाल हो जाता है तो फिर वो 250-300 रुपया फ़ी बोरी टैक्स हो जाना है। तो ये चीज़ें जो है इन्हें कंट्रोल करनी चाहिए। कोई ऐसा अदारा होना चाहिए जो इसकी स्क्रूटनी करे, बड़ी जो बेड़े हैं, बड़ी जो मछलियाँ हैं उन्हें कंट्रोल करेगा तो हम फार्मर बचेंगे। नहीं तो ये जो है अपना शेड है, हम जो है अपना ये जो लेबर है इसे भी भेज देंगे, शेड बंद कर देंगे। मुझे याद पड़ता है कि जब भी हम गुफ्तगू का आगाज़ करते थे तो डॉक्टर साहब से या गिलानी साहब या दीगर दोस्त जो पोल्ट्री से वास्ते उन्हें फ़ोन करते थे तो वो कहते थे नहीं यार शेड पे नहीं जा सकते क्योंकि चूज़ा डाला हुआ है, तो 20-25 दिन ज़रा वो सिक्योरिटी के होते हैं तो हम उधर खुद नहीं जाते। लेकिन आजकल जैसे कॉल करें वो कह रहे आज मेरा शेड भी खाली पड़ा, ये दिखा दें। वो कह रहे मेरे अभी हमारे साथ जो सबसे पहले मेहमान थे वो कह रहे थे मेरा वाला भी खाली पड़ा 2 महीने से, आप वहाँ आ जाते। हर कोई अगर ये दिखाने पे आ रहा है कि मेरा शेड खाली है तो मेरे ख्याल में यकीन तौर पे कलमी है। मैं पीछे चलूँगा और डॉक्टर सजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन PPA, जबकि इस वक्त जो फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स का फेडरल चैम्बर है, उसके जो ख़ास तौर पे पोल्ट्री की कमेटी है उसके रूहें रवां हैं, उसको देख रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बड़ा वसी तजर्बा है आपका इस पूरे प्रोसेस के अंदर, आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ आप स्पेशल हमारे साथ आए कि आपने कहा मेरे शेड देख लें ये भी खाली पड़े। इस हद तक कि बड़ा फार्मर भी आप जैसा जो अच्छा फार्मर है जिसे हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं वो भी मुतासिर नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल सिटी 41 का और आपका कि आपने हमेशा बर वक्त चीज़ों को एलेबोरेट भी किया और उसका हमारा नुक्ता नज़र भी लिया पब्लिक के साथ साथ। सूरत हाल ये है कि हमारा माशरा हुकूमत को बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह हमने इस दफ़ा हेल्थ का बजट है बहुत हमने स्क्वीज़ कर दिया, एजुकेशन का स्क्वीज़ कर दिया, जो नंबर ऑफ़ स्टंटेड ग्रोथ पीपल हैं वो हमारे 45% हो गए हैं, जो अनीमिक पर्सन है ख़वातीन वो 50% हो गई हैं। हमारा सारा सिनेरियो हेल्थ का मुल्क का चेंज हो रहा है। जिस मुल्क में सेहतमंद कौम नहीं होगी वो सेहतमंद माशरा जन्म नहीं ले सकता। वाहद पोल्ट्री सोर्स है जो प्रोटीन का एक बच्चों में बहुत अच्छा सोर्स है, गोश्त अंडे, ये इनके ऊपर इतनी कदगन है, इसको ऐसे फोकस किया हुआ है स्टेट ने कि लोगों ने कोई गुनाह कर लिया। आपने भी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो चीज़ें आती हैं, फीड चिक्स जो भी वो रेट कर होता है वो चलता है, स्टेट चलाती है, नो बडी इज़ टू बॉदर्स कि वो कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है। जो इन कंपैरिजन दूसरी प्रोटीन देख लें, मटन बीफ का क्या रेट है और पोल्ट्री का क्या रेट है। चाहिए ये था कि हुकूमत वक्त को अगर इसको हमने रिक्वेस्ट की बारहा और हमें किसी ने भी सुनवाई हमारी नहीं कहीं पे भी हुई, ये चीज़ें इसको छोड़ दें। ये डिमांड एंड सप्लाई अभी रेट में बिका है 180-200 रुपये में बिका है 200 का चूज़ा, कौन सा हुकूमत के कहने पे हुआ है ये। जब पोल्ट्री हम कहते हैं बिज़नेस में अगर आपने ऑटोमेटिकली आप लोगों को प्रॉफिट होगा, लोग प्रॉफिट कहीं नहीं लेके जाते, बिज़नेस में रखते हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रेट कम होंगे। ये नेचुरल वे है। जो आर्टिफिशियल वे है कैपिंग करने का पंजाब गवर्नमेंट का, इट इज़ वेरी 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 अलार्मिंग फॉर पोल्ट्री। और ये इसी की वजह से ये हुआ है कि 1 शेड वाला 2 शेड वाले लोग मर गए हैं, मर नहीं गए, कारोबार से फारग हो गए हैं और जायदादें लिखवा रहे हैं, जो क्योंकि फीड का मेकनिज़म उधार पे चलता है, तो ये उधार पे फार्मर के पास पैसे नहीं हैं, वो शेड अपने नाम करवाते जा रहे हैं। ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है। जब तक और फिर क्या रहेंगे, बड़े बड़े लोग रह जाएंगे जिनके पास फीड चूज़ा, ये मुल्क का मेकनिज़म सारा सिस्टम ख़राब कर रहे हैं। गुर्बत तो पहले बढ़ रही है, आप गुरबा की तादाद में और इजाफा कर रहे हैं, और जितने टैक्सेस की भरमार है, अभी पैसा फीड मिल का है, फार्मर लगवाता है रिटर्न पेमेंट फीड मिल को, उधार फीड आई उसके पेमेंट लगा, वो पेमेंट जो लगवा रहा है अभी जो एक्ट आया है 2 लाख वाला, 2 लाख वाला नहीं, आपने 37 से आपने इतनी ट्रांजैक्शन की है, ये ट्रांजैक्शन जो बंदे ने की है वो फीड मिल के पैसे हैं जो उसको वापस भेज रहा है,
लेकिन ये हमारा महकमा है, ये आमदनी कहते शो हैं करना कि है। ये आमदनी शो करते हैं कि ये पैसा जी आपके पास, आपने ये ट्रांजैक्शन किया, ये आपने अपना पैसा इतना लगाया हुआ है, आपने FBR में तो ये शो नहीं करवाया। गिरफ्तार कर जो ग्राउंड रियलिटी है उसको कोई बंदा भी एक्नॉलेज करने को, समझने को तैयार नहीं। 2 लाख रुपए वाली बात है, 25 लाख की बोरी फीड का 400 बोरी का ट्रक है, कैसे 2-2 लाख करके करवाएगा वो? जब पैसा माल, आप देख लें फार्मर का सबकी रूटीन यही है, माल आता है, फीड आती है, चूज़ा आता है, फिर जब बिकता है तो वो वापस जिन जिन लोगों से लिया होता है उनको वापस करता है। जो पैसे होंगे अगर इनमें से 50% आमदन गिन ली जाए, ये तो फिर वो कहेंगे पोल्ट्री वाले अमीर ही बहुत है। ये सारी चीज़ें लोगों को भगाने की बात है और ये सिस्टम बड़ा गलत हो जाएगा। इस कौम को मज़ीद, जो मैं आज आपको चैनल की वसातत से पहले भी बात करता हूँ, वाज़िया तौर पे बात कर रहा हूँ, अगर स्टेट ने इस पे फौरी एक्शन ना लिया, लोगों को चूँकि पोल्ट्री फार्मिंग एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, इसमें जब नुकसान होते हैं, ये वो नहीं है कि फ़िक्स करके कि हमने ये रेट रखा हुआ है इस पे बेच रहे हैं। लोग नुकसान में जाके काम से निकलते जाएंगे, फिर क्या होगा अल्टीमेटली? अभी बहुत से फार्मर जो हैं, कोई मजदूरी करने, कोई काम करने, मुल्क से बाहर बहुत से लोग इधर कोई और काम शुरू कर लिया। ये पाकिस्तान मज़ीद डेफिशिएंट हो जाएगा, फिर हमें एक ह्यूज इंपोर्ट बिल हमारे पे लगेगा, हमारे मसाइल बढ़ते जाएंगे। हालांकि हमारी जो इंडस्ट्री है, इसने हुकूमत से कुछ नहीं मांगा था, इन्होंने कहा कि हमारी बिजली कर दें कम से कम एग्रीकल्चर बेस, वो नहीं की। और दूसरी बात यह है कि अभी इसमें इतना पोटेंशियल है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ देयर, और हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अंडा, हैचिंग एग्स, टेबल एग्स अभी भेज रहे हैं, और आने वाले वक्तों में बहुत बड़ी तादाद में ये हो सकता है। लेकिन स्टेट को इसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट ने कैपिंग पे तो मदाखलत रखी हुई है। जब 200 का चूज़ा 200 में बिकता है, उस पर कोई हुकूमत लोगों को सब्सिडी नहीं दे रही या लोगों को पैसे दे कि ठीक है जी आपका नुकसान हो गया है, जब कैपिंग थी हमने की तो अब आपको नुकसान हुआ है तो हम आपको पैसे देते हैं। ये ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। कारोबारी लोगों का गला घूंटा जा रहा है, कारोबारी लोग मर जाएंगे। ये कारोबार जो हैं ये हुसन है जिससे सारा सिस्टम चल रहा है। 18% रोल है हमारी इंडस्ट्री का GDP में, और 57% रोल है हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी में। जो उस इंडस्ट्री को क्रश कर रहे हैं, अगर ये क्रश होगी तो ये पाकिस्तान प्रोटीन से इतना ज़्यादा लोग डेफिसिट हो जाएंगे कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनके ना ढांचे सही बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। सर डॉक्टर साहब, अभी भी बहुत ज़्यादा मसाइल हमारे PCOD, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, माहिर हैं, आप पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं वेटरनरी एसोसिएशन के, मेडिकल एसोसिएशन के, बहुत सारे मसाइल हमारे बच्चियों के अंदर पैदा हो रहे हैं जेनेटिक ग्रोथ के। क्या वो भी सारे इससे वाबस्ता हैं? और अगर ये फील्ड ऐसे ही ज़ुबू हाली का शिकार रही तो इसका इम्पैक्ट उधर ग्रोथ पे क्या पड़ेगा? सर आप ग्रोथ पे हड्डियों जो आपके हैं आर्थोपेडिक लोग जितने काम कर रहे हैं, डॉक्टरों उनसे पूछें कि कितने ज़्यादा बोन्स के मसाइल आ रहे हैं दूध की डेफिशिएंसी से, इम्प्योरिटी से, कितने ज़्यादा अंडा ना मिलने से लोगों के मसाइल आ रहे हैं। HDL जो बेहतरीन है फॉर हार्ट, दिल को मजबूत करता है, वो HDL वो पूरा नहीं हो रहा। जो लोग हैं प्रोटीन है वो डेफिशिएंट से लोगों की हड्डियों की ग्रोथ नहीं होगी, स्केल्टन नहीं बनेगा। जिसको प्रोटीन पूरी नहीं मिलेगी उसका ढांचा नहीं बनेगा। जब ढांचा नहीं बनेगा तो वो कैसे हम सेहतमंद कौम नहीं बना सके। सेहतमंद कौम नहीं बनेगी, सेहतमंद दिमाग नहीं आएंगे। और ये हमें दुनिया से सीखना चाहिए और हमें इस पोल्ट्री इंडस्ट्री को चलने दें। इसको इस सिस्टम से निकालें, स्टेट ओन्ड सिस्टम जो ओरिएंटेड सिस्टम है। कभी ये तो कोई कारोबार नहीं है, कभी कोर्ट में जा रहे हैं, कभी हुकूमत से कर रहे हैं मुज़ाकरात। जब सिर्फ यही रह गए हैं लोग, जो दुकान वाला है उसको तो पकड़ना आसान है, उसको जाते हैं मजिस्ट्रेट पकड़ता है, गाड़ी में डाल के ले आता है, उसका क्या कसूर है किसी का। ये हुकूमत को चाहिए कि ये सिस्टम, पंजाब गवर्नमेंट स्पेशली CM पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इसको डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स के तहत चलने दें, जिस तरह ये इंडस्ट्री पहले चल रही थी। अदरवाइज़ ये इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी शेड वाले को जब करोड़ रुपया, ये 200 का चूज़ा 200 में बिका है, 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वो बंदा जिसको 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, वो कहाँ से और पैसे लाएगा दोबारा उसको खड़ा करने के लिए,
क्योंकि जब मुनाफा बचता है, वो अगर 10-20 किसी को लाख बच गया तो वो खर्च कर लेता है। तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ने दें, जो रेट्स को मैनेज प्रोडक्शन की बढ़ोतरी से करें, ना कि कैपिंग से करें, अदरवाइज बिल्कुल तबाही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें लाहौर, मुल्तान, दीगर शहरों की, वहाँ कीमतें फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि तयन हो जाता है, मंडियाँ लगती हैं। फैसलाबाद आकर सबसे ज़्यादा बेलगाम घोड़ा क्यों है कि यहाँ आप लोग बारहा इस पर पॉइंट आउट करते रहते हैं कि इंतज़ामिया कहाँ है? अगर दीगर शहरों में प्राइसिंग हो सकती है तो यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें क्यों हैं? यहाँ ज़्यादा लोगों को मुतासर क्यों किया जाता है कि कारोबार छोड़ छोड़ के लोग दीगर कारोबार में शिफ्ट हो चुके हैं? ये जो पूरा मैकेनिज़्म फैसलाबाद में भी वजह है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हुकूमतें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से बनते हैं, उनकी पे इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होती है। अगर नहीं करेंगे, करनी हमने तो नहीं करनी, तो इंतज़ामिया नहीं करनी। हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि चिकन बहुत महंगा हो गया। हम जो फार्मर का रेट होता है वो आप देख लें कहाँ पे होता है। फार्मर तो अगर फार्मर को वही रेट जिस पे पब्लिक को मिल रहा है वो मिलने लग पड़े तो फार्मर को कुछ नुकसान की बजाय 2 रुपये बचने शुरू हो जाएंगे। तो लेकिन ये मैकेनिज़्म चूँकि कोई बंदा बॉदर ही नहीं करता किसी चीज़ को, ठीक है ना, सारा सिस्टम हवा में चल रहा है। तो जब वो हवा में चीज़ें होती हैं तो फिर वो कभी सीधे रुख हवा हो तो जोली में फ़ायदा हो जाता है, अदरवाइज़ उल्टे रुख हो तो वो आपको उड़ा के भी ले जाती है। डॉक्टर साहब, ये 37 से 37 भी 2 लाख वाले शिक्का और लेबर कवानीन जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, आप उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में मौजूद थे, ये किस हद तक मज़ीद असरअंदाज होंगे? अभी तो 10 रुपये और 150 वाली बात कर रहे हैं हम। ये जो नया चैप्टर एक सिक्कों का है, ये कितना मुतासर कर सकता है? इसका इन सिक्कों का इतना 37 से 37 बी 21, ये सारी जो सिक्के हैं, इनसे बिज़नेस ना करने वाली बात है। क्योंकि जब स्टेट ने मानना ही नहीं है कि आपकी अपनी कितनी है, रास कितनी है, आपके पास कितने पैसे हैं, वो सारे पैसे को जो भी कोई शिफ्ट करता है, वो जब इतने लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए हैं, उससे नुकसान क्या होगा कि लोग जो हैं, ये आप अरेस्ट करके देखें, चंद लोग अरेस्ट होंगे, बाकी लोग कारोबार बंद कर देंगे और फिर पता है क्या करेंगे? पैसे जो उनके पास होंगे लेके बाहर चले जाएंगे। काम क्या करेंगे? काम करने के लिए बड़ा ही हेल्दी एटमॉस्फेयर देना ज़रूरी होता है, वो उसका शदीद फकदान है। ये फौरी तौर पे ये ख़त्म होनी चाहिए 37 से 37 बी 21, और लोगों की टैक्स बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन उसमें यह है कि लोगों की एवेल्यूशन प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सिस्टम से हो, ना कि अपनी मर्ज़ी से हो। डॉक्टर साहब, चैम्बर के साबिक सीनियर नायब सदर रह गए हैं, PPA के सेंट्रल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस वक्त आपके ख्याल में जहाँ बांग्लादेश पे अमेरिका टैक्स लगा रहा है, भारत पे लगा रहा है, वहाँ हमारे लिए तो हेवन जोन बनता जा रहा है कि हम बरामदात बढ़ाएं। इस इंडस्ट्री को जहाँ आप बता रहे हैं, एग और हैचरी एग जो हैं वो बरामद शुरू हो गई है, तो हम इसे मज़ीद वर्सटाइल करके, जिसे मुझे याद है आपके टेन्योर के अंदर मलेशिया के सफ़ीर आए थे चैम्बर में, वो डिमांड कर रहे थे हमें चिकन दें और हम चाहते हैं हमें चिकन एक्सपोर्ट किया जाए। तो यहाँ इस इंडस्ट्री को तो बढ़ाया जाए, जहाँ उड़ान पाकिस्तान के तहत $60 अरब का टारगेट रखा गया है, वहाँ ये तो सोने की चिड़िया बन सकती हैं कि एज़ कम्पेयर टू इनको उधर ले जाने की बजाय मज़ीद सप्रेस क्यों किया जा रहा है? देखें, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ जो हैं ब्राज़ील से मंगवा रहे हैं चिकन, जो आपके मिडल ईस्ट के लोग हैं वो भी मंगवा रहे हैं। ये चीज़ें सारी की सारी 29% सऊदीया की रिक्वायरमेंट ब्राज़ील पूरी करता था। ये जब ये सारी चीज़ें हम अगर स्टेट सपोर्ट करे तो ये चीज़ें पाकिस्तान से जा सकती हैं। पाकिस्तान के पास बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। किसी अच्छे भले वक्त में लोगों ने इसको बना दिया। जब इस काम में ओपन शेड से कंट्रोल शेड में इंडस्ट्री आई, बहुत शेड बने और बहुत से लोग बहुत से शोबों से भी आए, लेकिन जब इसका नुकसान देखा तो बहुत से लोग वापस चले गए। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ देयर, लेकिन अब हो रहा है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता शेडों को डिमॉलिश कर रहे हैं। अब बहुत से लोग जो हैं वो कुछ डिमॉलिश करके किसी और चीज़ में शिफ्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको रस्से ना इतने टाइट कर दें कि वो उसका सांस ही बंद हो जाए। ये हुकूमत को फौरी तौर पे इसको, क्योंकि इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल मौजूद है फॉर एक्सपोर्ट और फॉर लोकल जो है हमारे करना, लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी, उसमें पोटेंशियल मौजूद है। अगर हमने ये पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। मैं अभी आपकी इसी चैनल की साथ से बताता हूँ कि कोरोना का इफ़ेक्ट अभी तक पोल्ट्री इंडस्ट्री में नहीं आया। ये जो चूज़े का रेट हुआ है, ये उस वक्त GP नहीं आ सका टाइम पे। 3.5 साल लग जाते हैं GP टू ब्रीडर टू ब्रायलर। अगर ये इसी तरह सिनेरियो रहा
तो फिर हम जब चिड़ियाँ हाथ से निकल जाएंगी ना, तो फिर हम दोबारा उसको पकड़ने की पोजीशन में नहीं होंगे। और लोग फिर जब एक दफ़ा कारोबार टूट जाता है तो उसको दोबारा जोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये इंडस्ट्री की असेसमेंट करें, वो इंडस्ट्री जो लोगों ने बड़ी मुश्किल से तिनका करके इकट्ठा की है, उसमें बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। फार्मर ने अपना साथ जितना उसका ज़ोर लगता था, 2-2 3-3 बंदों ने मिल के शेड बनाए, वो शेड चलाए, फीड उधार ली, फीड का पैसे भेज रहे हैं, उसको कहते हैं ये आपकी आमदन है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? इस तरह पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फौरी तौर पे ये जो पोल्ट्री का इंडस्ट्री है, इसको और बाकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे रहम खाएं। इस तरह लोग क्या है, अभी लोगों के आप रोज़ इंटरव्यू सुनते हैं, कितने लोग हैं, कोई चाइना चला गया, किसी ने वहाँ इंडस्ट्री लगा ली, किसी ने कहीं लगा ली, किसी ने कहीं लगा ली। ये इसी तरह लोग, हमारे अपने पोल्ट्री के बहुत से लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं। तो ये जो बड़े लोग जिस दिन शिफ्ट हो गए, तो फिर हमारे लिए ये आगे काम पाकिस्तान के लिए गोश्त मुहैया करना मुश्किल हो जाएगा। फिर वही हाल होगा जिस तरह चीनी एक्सपोर्ट हुई है तो अब ज़रूरत पड़ी है तो वापस मंगा रहे हैं, तो पोल्ट्री अवेलेबल नहीं होगी तो प्रोटीन जो बाहर से आएगी तो वो उसका हालात देख लें। ऐसा नौबत ना लाएं। लोकल लोगों ने, जिसकी आबादी पाकिस्तान की 50 लाख बंदे की हर साल इजाफा हो रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट है फूड, उनकी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन। अगर वो पूरी ना हमने की तो फिर अलमिया की सूरत में ये प्रोटीन डेफिशिएंसी से हमारी नेशन जो है ग्रोथ में, मेंटल ग्रोथ में, फ़िज़िकल ग्रोथ में मुकम्मल रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगी। और इसको बचाने के लिए इस इंडस्ट्री को मजबूत करें। जितनी अच्छी क्वालिटी का चिकन इस वक्त पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री दे रही है, ये मैं वाज़िया तौर पे कहता हूँ, जो स्टैंडर्ड यूनाइटेड स्टेट्स में है पोल्ट्री के, वही स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में की पोल्ट्री इंडस्ट्री कर रही है। जब ये इतना अच्छा चिकन दे रही हैं लोगों को, इतना अच्छा कर रहे हैं, कभी इन्हें सोशल मीडिया से जलगार होती है, कभी पंजाब गवर्नमेंट से जलगार होती है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से जलगार होती है, तो सारी इंडस्ट्री, कभी कोर्ट कचहरी का काम चलता रहता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कभी इन पे लगा देते हैं कि ये जी इन्होंने कंपटीशन कमीशन कर देता है कि ये जी अगर सिर्फ इतना ही लगा दें कि ये दाल से सस्ती मिल रही है पोल्ट्री, तो कंपटीशन कमीशन हरकत में आ जाता है। ये चीज़ें अगर इस तरह ही करते रहेंगे तो लोगों में एक जज्बा, एक पोटेंशियल है, दिल बर्दाश्ता होंगे। दिल बर्दाश्ता जो बंदा भी हो जाता है वो काम से निकल जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनस जाद अरशद खान साहब मौजूद थे। तफसील से बहुत ही डिटेल के अंदर सब चीज़ें सामने रखी कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कहानी गई। मैंने फार्मर्स महदूद इसलिए बुलाए ताकि चीज़ों को एलेबोरेट करने में आसानी हो और तफसील से गुफ्तगू हो चुके और हम पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू करें, ना कि सिर्फ ये कहते हैं लुट गए, मर गए, हाय हाय, नहीं, पॉइंट्स, ताकि गवर्नमेंट तक वो पैगाम पहुँचे कि इंडस्ट्री आपके लिए मौशत का सहारा है, इसे बर्बाद मत कीजिए। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।